स्वागत है आपका पाठशाला में। अभी हम ड्राइव करने वाले बोर्स के एटॉमिक रेडियस को। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कि जो गोल गोल घूमता है क्यों घूमता है, सेंटीमीटर फोर्स की वजह से। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट आप खुद लिख लेते ना। लेट अस कंसीडर एन हाइड्रोजन एटम विच इज हैविंग एन इलेक्ट्रॉन वगैरह, इंट्रोडक्शन आप खुद लिख लेना, मैं बस कंटिन्यूस पार्ट करवा रहा हूँ। दैट इज व्हेन एन रेडियस, ए ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, hydrogen atom. So when an electron revolves around a nucleus with radius r, then जो सेंटीमीटर फोर्स का मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर पाया था, क्या आया था तुम्हारे पास, एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, लास्ट वीडियो में करवाया था, ई ए स्क्वायर बट्टा आर। ये आ गया था हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स के जो सेकेंड पोस्टुलेट था उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला एम वी आर होना चाहिए, ये कितना था, NH/2π। यहाँ तक हमें बातें याद है ना। यहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाला था, वो कितना आया था तुम्हारे पास, NH/2πmr। डन। ये दो फॉर्मूले हो गए। अभी सिंपल सी बात है, v का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। अब इस डेरिवेशन को करने के बाद मैं इससे कंक्लूजन निकाल के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहाँ तक पहुँचना है तुम्हें, डन है क्या, वहाँ वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे v का वैल्यू डाल देते हैं। तो m, जैसे ही मैं यहाँ पे v का वैल्यू डालूंगा तो पूरा क्वांटिटी का स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर लगेगा तो कितना बनेगा यहाँ पे, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर, m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बट्टा r। क्या ये बातें क्लियर है। ए वाला r काट दिया हमने, और कुछ कट्टा पुट्टा है क्या, ए वाला m हमने काट दिया। अभी हमें यहाँ से r निकालना है, तो r निकालने के लिए r को इस तरफ भेज देते हैं। मैंने इस r को इस तरफ भेज दिया तो ये 4π इस तरफ आ जाएगा, दैट इज़ 4π एप्सिलॉन नॉट, ए इस तरफ आ गया। यहाँ पे और क्या बचा है, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 नीचे था, पाई स्क्वायर बच गया, ए रहा m, और यहाँ से नीचे आ जाएगा e स्क्वायर। डन है क्या। तो ये आ चुका है बोर्स का रेडियस। अब ज़रा देखना कि बोर्स सर इससे एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, डन है क्या। ओके, और एक चीज़ अगर मैं बात करूँ तुम्हारे लिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी एक लिख लो, ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके भी एक लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि उसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे थोड़ा सा। सो यहाँ पे 4 कट जाएगा, डन है क्या, 4 कट जाएगा, पाई कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बचता है यहाँ पे, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये भी एक सिंप्लीफाइड फार्मूला है, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, डन है क्या बात है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब फिलहाल देखो यहाँ पे इस क्वांटिटी में देखो ज़रा, हियर इस क्वांटिटी में, हियर 4π एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, फिर h स्क्वायर, फिर क्या है 4π स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4π स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, r कांस्टेंट। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, डन है क्या। ये सारे के सारे अगर कांस्टेंट हैं तो इनका वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, जब इनके जो सारे कांस्टेंट, इनके जब सारे का सारे वैल्यूज़ डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे खाली n स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब इनके वैल्यूज़ को हम डालते हैं तो हमारे पास r निकल के आ जाता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11, और यहाँ पे जो n रह गया था n स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ए आ जाता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं बोर्स रेडियस। एंड
ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। अभी ध्यान दो, एंड इफ़ n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए एक ऑर्बिट काफ़ी है। अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं देन द रेडियस r, जिसे कि एक सिग्निफिकेंट नाम हम a0 दे रहे हैं, n का वैल्यू 1 लेने पे 1 का स्क्वायर इंटू समथिंग, ये तो 1 ही रहेगा, तो 5.29 इंटू 10⁻11 is called Bohr's radius। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है? ओके, अब मैं तुम्हें समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है? अब मैं तुम्हें समझाने के लिए पार्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए पूरा पार्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, ये जो पूरा जहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके इतना निकाला था, तो ये बस समझने के लिए है। तो समझने के लिए जब हम करते हैं ना, समझने के लिए जब हम करते हैं, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ जो पूरा क्वांटिटी है, समझ रहे हो क्या, n स्क्वायर को छोड़ के, समझने के लिए जब मैं कर रहा हूँ, n स्क्वायर को छोड़ के जो पूरा क्वांटिटी है वो कितना आया, लेट्स से 2 माइक्रोमीटर आया। क्या बात है, समझ आ रहा है? ये जो पूरा क्वांटिटी है ना, ये पूरा क्वांटिटी समझने के लिए मैं बोलता हूँ कि 2 माइक्रोमीटर आया। असल में इतना आया था, ठीक है? समझने के लिए बोलता हूँ 2 माइक्रोमीटर आया। तो उसके हिसाब से हमारा एटॉमिक रेडियस कैसा बनेगा, दैट इज़, अगर आप ध्यान दो, अगर मुझे फर्स्ट रेडियस निकालना है तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 माइक्रोमीटर, तो कितना बनेगा, 2 माइक्रोमीटर ही बनेगा। अगर मुझे सेकंड निकालना है, सेकंड रेडियस निकालना है, तो सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइक्रोमीटर, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइक्रोमीटर आ रहा है। अगर मुझे थर्ड रेडियस निकालना है तो थर्ड का स्क्वायर इंटू 2 माइक्रोमीटर, कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 माइक्रोमीटर। ओके ओके, अब मैं इसके बेस में डायग्राम बना के दिखाता हूँ तुम्हें। स्केल का फेंक दिया। ओके, तो फर्स्ट हमारा मानते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम मानते हैं कुछ यहाँ पे है, आ रहा है ना, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो जो हमारा फर्स्ट रेडियस आ रहा है वो कितने में आ रहा है, 2 माइक्रोमीटर में। तो यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ। सो फर्स्ट रेडियस आ रहा है यहाँ पे कुछ 2 में आ रहा है, दैट इज़ जो फर्स्ट रेडियस है ऑर्बिट का वो इतना आ रहा है हमारे लिए, R1 इतना आ रहा है, डन है क्या? जो सेकंड आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, दैट इज़ सेंटर से कितना दूरी में रहेगा वो, इस सेंटर से 8 का दूरी में। मतलब यहाँ क्या है तुम्हारा, इस लेवल पे है जाके इसका सेकंड रेडियस, ये है जाके तुम्हारा R2। थर्ड वाला कितने में दिखा रहा है, 18 तो शायद यहाँ आएगा भी नहीं। सो 18 मेरा स्केल में तो आ नहीं रहा है, तो समझ लो ना कितना दूर आएगा। देखो ये देखो, ऐसा 18, इतना है 18, दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक इतने दूरी में रहेगा थर्ड ऑर्बिट। तो मैं समझने के लिए बोल देता हूँ कि कुछ इतने दूरी में है वो, नहीं क्या, लेकिन और बहुत ज़्यादा दूरी में, नहीं क्या, और भी बहुत ज़्यादा दूरी में है, नहीं क्या। तो ये कुछ हमारा बनने लायक बना। तो R1 इतना है, इतना है, इतना है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, समझने वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करता है, n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, दैट इज़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सारे तो कांस्टेंट हो गए, तो डायरेक्टली इसके साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब ये टाइम्स में बढ़ते रहेगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट जो हमने इस डायग्राम को बनाने के लिए लिखा, क्या, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के साथ। मतलब इन क्या है यहाँ पे, क्वांटम नंबर, दैट इज़ क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि ये जो n है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कितना ऑर्बिट है, नहीं क्या। तो ये फर्स्ट हमने समझ लिया। अभी देखो, बोहर सर ने बोला था कि ये जब घूमेंगे तो इन्हें एंगुलर मोमेंटम फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ mvr। बोहर सर ने बोला था कि ये nh/2π होगा, ओके। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में अगर तुम देखो, जो एंगुलर मोमेंटम जो फिजिकल क्वांटिटी है
वो मास पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर आप तुम देखते हो कि रेडियस इस हिसाब से धड़ धड़ करके बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा। तो अभी हम वेलोसिटी के इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं, डन है क्या, कि वेलोसिटी में कैसा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इसके बढ़ने के वजह से। सो अब देखो, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट इसमें पुटअप करते हैं। तो ये जो मैंने बनाया था ना थर्ड इक्वेशन, इसका वैल्यू पुटअप करते हैं। दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में आर का वैल्यू डाल रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। अभी आर कितना है तुम्हारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जब इसको डालेंगे ए वाला पार्ट तो नीचे रह जाएगा और ए वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट क्या रेसिप्रोकल में आ गया, पाई एम ए स्क्वायर, डन है ना। जब इसको तुम यहाँ पे डालोगे तो ऊपर वाला पार्ट तो रह जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुँच गया, डन है। अब यहाँ पे जो भी कट्टा फिरता है उनको काट डालो। सो पाई कटा, एम कटा, एम कट गया, एक एच, एक एन, डन है। तो वेलोसिटी कितना आ रहा है तुम्हारे पास यहाँ से, ई स्क्वायर बट्टा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात क्लियर है, ये आ रहा है तुम्हारे पास वेलोसिटी, बराबर। अब ज़रा ध्यान देने वाला बात है, फिर से यहाँ ज़रा ध्यान दो। हियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले पढ़ा गया, फिर 2, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर एप्सिलॉन नॉट, ये सारे क्या है, ये सारे तो कांस्टेंट हैं, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। अभी मैं समझाने की बात करता हूँ, समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ ये जो वैल्यू है ना, ई स्क्वायर बट्टा 2h एप्सिलॉन नॉट, मैं मानता हूँ समझने के लिए कि इसका वैल्यू सम सॉर्ट ऑफ कुछ 40 है। क्या ये बात क्लियर है, 40। सो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट वाले में वेलोसिटी कितना रहेगा, फर्स्ट वाले में वेलोसिटी दैट इज v1, ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये क्वांटिटी पूरा क्वांटिटी कितना मैंने माना 40 माना, डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये क्वांटिटी कितना है 40 है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्बिट में कितना वेलोसिटी आ जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी मैंने कितना माना 40 डिवाइडेड बाय नंबर 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, इतना आ रहा है। तो इसके बेस में अगर हम बनाएं इस डायग्राम को, तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी है, दैट इज़ v1 इज़ कंपेरेटिवली लार्ज। दिख रहा है ना 40 आया था, अगर तुम यहाँ नंबर लिखना चाहो समझने के लिए तो यहाँ हमारे पास 40 आया था। सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना आया, थोड़ा कम आया, इससे थोड़ा कम आया। सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी थोड़ा कम आया, v2 कितना आया था हमारे पास, सम 20 आया था या करके। थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी और कम आ गया, दैट इज़ v3 कितना आया था 13.3 कुछ आया था। सो यहाँ पे हम देख सकते जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता है। तो वेलोसिटी अगर कम होता है तो आप ऑब्वियसली कह सकते हो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी मीडियम, काइनेटिक एनर्जी मीडियम, यहाँ वेलोसिटी कम और कम। ऐसे करते करते एक टाइम में जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब आपका इलेक्ट्रॉन फ्री है, एनर्जी रहेगा नहीं उसके पास, है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने ए लिख लिया। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते हैं, जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर के साथ, डन है 1/n क्वांटम नंबर। अब इसी के ऊपर हम बेस करके कह सकते हैं एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस, जैसे कि वेलोसिटी कम होते रहता है, डिक्रीजेस व्हेन नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज। समझ रहे हो क्या, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलो, व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज। जैसे हम देख सकते हैं वेलोसिटी कम होता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट में सबसे कम वेलोसिटी कितना हो सकता है, सबसे कम वेलोसिटी कितना होता है भाई दुनिया में, बताओ जरा, 0 होता है। तो एनर्जी भी सबसे कम कितना होगा, 0 होगा। मतलब एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो, क्योंकि इस तरह नेगेटिव एनर्जी में है, लेकिन सबसे लोएस्ट वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो सकता है। एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन द
when the principal quantum number increases, so the lowest velocity can be 0 at जब रेडियस हो जाएगा इन्फिनाइट। ये बात क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हमने बनाया तो यही सबसे हमें समझ आता है कि रेडियस क्या होता है, धड़क्के से बढ़ता है। यहाँ 2, फिर यहाँ इतना हो गया, फिर यहाँ 16 हो गया, कितना स्पीड से बढ़ा था हमने देखा था। फिर हमने वेलोसिटी भी देखा, यहाँ ज़्यादा स्पीड से घूमता है, यहाँ थोड़ा धीमे धीमे घूमता है, यहाँ और थोड़ा धीमे धीमे घूमता है। जाने क्या, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अभी जैसे कि यहाँ पे एनर्जी का बात चल रहा है, अब ज़रा समझना जब एनर्जी होता है ना, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ जाते एक टाइम ऐसे आएगा जब यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी भी 0 रहेगा यहाँ पे। अब हमें पता करना है ये जो 0 काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कि मिनिमम। 0 कैसे मैक्सिमम हो सकता है, अभी देखना, अगर बाउंडिंग एनर्जी है ना, यहाँ पे सारे एनर्जी नेगेटिव है, हमने पहले ही बात किया था इसके बारे में, ना क्या। तो इसके ऊपर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको यहाँ तक जो बोर्स का मॉडल है वो समझ आया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, ना क्या। और यहाँ पे याद है ना, ए वाला पॉइंट कितना बड़ा था करके, कितना दूर में घूमा था, ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल, ना। तो तब तक के लिए गुड बाय।